Good evening to one and all. Thank you so much for joining this exam prep session by Team Udan. तो जैसा हमने देखा था, जो पहला सेशन हमने किया था इस एग्जाम प्रेप वर्कशॉप 2.2 में इस सेमेस्टर के लिए फॉर फर्स्ट ईयर एलएलबी स्टूडेंट्स। तो उस पूरे सेशन में भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट है, वो एक प्रॉपर इलीशा दीदी आई थी, सेकेंड ईयर से लॉ सेंटर 2 में पढ़ती हैं, एंड उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था। एंड सारे हाउ टू स्टडी फ्रॉम स्क्रैच, how to start from scratch, then some tips and tricks that she has, आंसर राइटिंग कैसे करना है, कौन से सोर्सेज यूज करने हैं, कौन से टॉपिक्स हैं सिलेबस में जो पढ़ना चाहिए, कौन से है जिसको हम थोड़ा कम पढ़ सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। वो सारी चीजें डिस्कस करी थी, एंड देन फॉलोड बाय दैट देयर वाज अ Q&A सेशन जहाँ पे सवाल वगैरह कोई भी पूछ सकता था, एंड कुछ भी सब्जेक्ट रिलेटेड या इवन लॉ रिलेटेड हम सब डिस्कस कर सकते थे। सो आज भी वैसे ही हमने सेशन प्लान किया है, और आज हम लोग को पढ़ाने जा रहे हैं इंद्रजीत भैया, जो सेकेंड ईयर लॉ सेंटर 2 से ही हैं। एंड ही हैज स्कोर्ड मोर देन 65% इन हिज फर्स्ट ईयर, एंड स्पेशली ही हैज अ गुड ग्रास्प ओवर द सब्जेक्ट ऑफ फैमिली लॉ 2, जो आई थिंक एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मुझे भी लगता है कि सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स में से एक है। न्यूमेरिकल्स और ये सब इतनी सारी चीजें एक ही में हमको पढ़ाया जा रहा है, ऑल्दो वी हैव अ बैकग्राउंड इन फैमिली लॉ जो फर्स्ट सेम में किया था। सो थैंक यू सो मच भैया फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द ऑडियंस टू सॉर्ट ऑफ आप सब अगर कोई म्यूट नहीं है तो प्लीज आप म्यूट कर लीजिए जब सेशन चल रहा है। एंड इंद्रजीत भैया पहले पूरा एक्सप्लेन कर देंगे अपना जो उनका पार्ट है, टॉपिक वाइज जाके बताएंगे कि कैसे सब्जेक्ट को स्क्रैच से स्टार्ट करें, क्या चीजें अवॉइड करनी है क्या नहीं। उस समय आप सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। You can type in the chat box, or you can raise your hand and sort of unmute and ask your question. आप पूछ सकते हैं उस समय भी क्वेश्चंस, लेकिन मैं आप सबको एनकरेज करूंगा कि पहले पूरा जो सेशन है पूरा आप सुन लीजिए कि क्या भैया बोल रहे हैं और कैसे पढ़ना है, और उसके बाद फिर डेफिनेटली वी विल हैव अ फुल Q&A सेशन। और कोई लिमिट नहीं है, आप जितना आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, सारे डाउट्स सॉर्ट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। एंड जो लोग इस सेशन को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, जैसे इफ यू हैव फ्रेंड्स जिनके साथ आपने शेयर किया है, किसी कारण वो नहीं कर पा रहे हैं अटेंड, तो डेफिनेटली लाइक ऑल दी अदर सेशंस, ये भी पूरा जो सेशन है रिकॉर्ड हो रहा है, एंड हम इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे, एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर ऑल टू वॉच। सो विद दैट इंद्रजीत भैया, आई विल गिव यू द फ्लोर। प्लीज गाइड अस एंड टेल अस कि ये फैमिली लॉ 2 को कैसे क्रैक करें, कैसे इसके बारे में पढ़ें, एंड थोड़ा अच्छा स्कोर करें हम सब। Thank you, Abhinandan. And hello, everyone. My name is Indrajit, and I am a second year student at Faculty of Law Center 2. So, first of all, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया होगा, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कहाँ आप लोगों ने गलती करी है, कहाँ नहीं करी है, एंड क्या सही किया जिसके कारण किसी सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे आए हैं, किसी सब्जेक्ट्स में मार्क्स नहीं अच्छे आए हैं। बट ओवरऑल लास्ट सेशन भी इलिशा ने लिया था, एंड आई विल रिपीट इट सम थिंग्स कि जब आप लोग को फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिले, तो उसमें आप लोग फैक्ट्स को दोबारा उसी फैक्ट्स को, या फिर जो केस लॉज लिख रहे हो उन फैक्ट उसके फैक्ट्स को दोबारा लेंदी मत लिखो, पहली चीज। या तो आप अवॉइड ही कर सकते हो, बिल्कुल ही अवॉइड कर सकते हो, या 4-5 लाइन में खत्म कर दो उसे। सेकेंडली, पहली जब 3-4 लाइन की इंट्रो देने के बाद, जब उसके बाद आप लिख सकते हो बेयर प्रोविजंस जो भी हैं बेयर एक्ट्स के, वो लिखने के बाद जब आप इश्यूज पे आते हो तो इश्यूज को और जजमेंट को आप ट्राई करो पॉइंटर्स में लिखने का। ये एक चीज मैं भी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, इनफैक्ट सेकंड सेमेस्टर के बाद मैंने रियलाइज किया है। तो आप इश्यूज को और जजमेंट्स को दोनों को पॉइंटर्स में लिखो, ज्यादा सही रहेगा। उससे एग्जामिनर को या फिर जो पेपर चेक कर रहे हैं उनको ये पता चलेगा कि इन्होंने इश्यूज क्या फ्रेम किए हैं और उन इश्यूज के जजमेंट्स में आंसर लिखा है या नहीं लिखा है। तो ये एक दो पहली चीज होगी। दूसरा कि जब क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो फैक्ट्स लिख लिए, इश्यूज लिख लिए, जजमेंट लिख लिए। उसके बाद फिर जब क्वेश्चंस में जो भी केस पूछ रखा है उन्होंने या सिचुएशन बना रखा है, तो उसके आंसर को करना लास्ट में बहुत जरूरी है। एक्चुअली 3 से 4 मार्क्स उसके आपको कटने। इनफैक्ट फैमिली लॉ के पेपर, फैमिली लॉ 2 में मैंने ये भी गलती करी थी, जो अभी का मेरा आरटीआई कॉपी होगा वो उसमें आप देखना। 2 क्वेश्चंस में मैंने ये गलती करी है कि मैंने लास्ट में जल्दी के चक्कर में नहीं लिखा है, तो उसके कारण भी मार्क्स मेरे भी थोड़े कम है। तो एक ये गलती मत करना, क्योंकि 2-3 मार्क्स तो इस पे पक्का ही मिलते हैं।
उसके बाद एक फॉर्मेट तो ये होगा कि आप फैक्ट्स लिखो या मत लिखो, इश्यूज लिखो। उसके बाद फिर इश्यूज जजमेंट, उसके बाद फिर क्वेश्चन का आंसर लिखो। एक दूसरा फॉर्मेट जो मैंने सेमेस्टर 3 में ट्राई किया, एक्चुअली एक प्रोफेसर ने सर ने मुझे बताया था, तो मैंने वो ट्राई किया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी बेनिफिशियल फॉर मी। कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो पहले बेयर प्रोविजंस तो लिखो। क्वेश्चन का अटेम्प्ट कि द अबव क्वेश्चन इन इज इन रिजेम्बलेंस विद दिस केस, उसके बाद बेयर प्रोविजंस लिखो। उसके बाद डायरेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन लिखो, उसका कि आंसर क्या है। उसके इश्यूज लिख दो, जजमेंट लिख दो अगर केस बेस्ड है तो, नहीं तो थियरी पार्ट लिखो। तो सबसे पहले उसी के आंसर को लिख दो जो केस बेस्ड क्वेश्चन है। एंड उसके बाद फिर आपका जो आता है थियरी पार्ट वगैरह कुछ आता है तो वो थियरी लिख दो। उसके बाद फिर जो रिजेम्बलेंस केस है, जो केस लॉ से रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट के, वो लिख सकते हो। तो ये एक फॉर्मेट दूसरा है, दूसरा लाइक अदर वे ऑफ अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन है। इससे होगा ये कि आप जो लास्ट में क्वेश्चन में जो पूछा गया है केस स्टडी या फिर जो सिचुएशन, उसको आंसर करना भूलोगे नहीं। ये चीज एक हो जाए, फायदा होता है इस चीज का। उसके बाद फिर बहुत लोग हैं कि एक्स्ट्रा शीट्स ले रहे हैं, 45 पेजेस लिख रहे हैं, 44 जितने पेजेस आ रहे हैं सारे के सारे भर रहे हैं। अगर आप, जब तक आप अच्छे कंटेंट नहीं लिख रहे हो उसमें, तो कोई फायदा नहीं है। आप 60 पेज लिख दो, 70 पेज लिख दो, आपको मार्क्स एवरेज करके दे दिए जाएंगे। मे बी आप ठीक ठीक सा लिखोगे तो पास हो जाओगे, बट अगर आपको 65 अबव 70 कैसे क्रॉस करना है तो फिर आपको कंटेंट बहुत मैटर करता है उसमें। तो मेक श्योर कि कंटेंट भी अच्छा हो। पेजेस सिर्फ मैटर नहीं करता है, बट हाँ एक एवरेज है कि 32 35 पेजेस तो होनी चाहिए, क्योंकि उतने के आसपास होता है। एक अभी जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ेगा आपका, तो उसके अकॉर्डिंग पेजेस थोड़े बहुत ज़्यादा लगने लग जाते हैं। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में 34 के आसपास इस एवरेज, 33 34, बट डिपेंड्स ऑन यू, ऑन योर राइटिंग। उसके बाद फिर जैसे कि मैंने बताया कि पेजेस भरने से ये होता है कि अगर आपको मर्डर आ रहा है, अब नहीं आ रहा है किसी क्वेश्चन में, तो वो अलग चीज़ है कि थोड़ा इधर घुमा के लिख दिए मर्डर। फॉर एग्जाम्पल कल्पेबल होमिसाइड पूछा है, आपने पहले 2 पेज में मर्डर ही लिख दिया है। उसके बाद फिर आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि मर्डर को कैसे हम ड्रैग करके लाएंगे कल्पेबल होमिसाइड्स में, उसके पांचों एक्सेप्शंस को यूज करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट 2 पेजेस ऑफ मर्डर, पहले आप पहले मर्डर का एक इंट्रो दे दो कि मर्डर क्या है एंड व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड 100 एंड 101। उसके बाद फिर पांचों एक्सेप्शंस को कैसे यूज करेंगे कि 101 में वो ड्रैग किया जा सकता है, वो चीज लिखो। तो ये पहले डूज एंड डोंट्स थे। अब आ जाएंगे सिलेबस पे ही। बाकी अगर आपके पास केसमेट है तो ओपन कर लो, या फिर वेबसाइट पे ओपन कर लो आप। टॉपिक 1 में मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो पूछते हैं हमारा, वो है जॉइंट हिंदू फैमिली एंड कोपाशनरी। बहुत लोगों को, हम इनफैक्ट हमें भी काफी टाइम तक ऐसे सुनने में बड़ा अच्छा अच्छा सा लगता था, लेकिन जब लिखने को बोला जाएगा कि जॉइंट हिंदू फैमिली और कोपाशनरी में डिफरेंसेस क्या हैं, या क्या क्या राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, तो वो लिख नहीं पाओगे ज्यादा। तो उसके लिए मेरे पास तो वैसे है एक पेज जिसमें लाइक दोनों के डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल्स कि जॉइंट हिंदू फैमिली में मेंबर्स कौन कौन होंगे, कंपाशनरी में कौन होंगे। तो जॉइंट हिंदू फैमिली जनरली एक बिगर फैमिली का हिस्सा है, एंड कंपाशनरी इज लाइक रेस्ट्रिक्टिव पार्ट, कि वो 4 जनरेशन तक ही हुआ। जैसे डिग्री ऑफ जनरेशन का इसमें लिमिटेशन होता है, कंपाशनरी 4 डिग्री के लिमिट तक ही होते हैं। और जॉइंट हिंदू फैमिली में कोई डिग्री ऑफ जनरेशन का लिमिट नहीं होता है। फिर जॉइंट हिंदू फैमिली जो है और भी रिलेशन से बने जा सकते हैं, जैसे कि शादी मैरिज से हो जाता है, फिर अडॉप्शन के थ्रू भी हो जाता है, बट कोपाशनरीज में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद फिर प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जो है कि जॉइंट हिंदू फैमिली का, आप लोगों ने सुना होगा कि जॉइंट हिंदू फैमिली का प्रॉपर्टी है कम, कि हिंदू जॉइंट फैमिली का प्रॉपर्टी है, बट एक्चुअली हिंदू जॉइंट फैमिली का प्रॉपर्टी होता नहीं है वो। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर तो किसी जो हस्बैंड है तो उसके वाइफ का भी प्रॉपर्टी हो जाएगा। जब तक उसके नाम पे नहीं है तब तक नहीं होगा। इसलिए प्रॉपर्टी जो होता है वो कोपाशनरी के नाम पे ही होता है, जो कोपाशनर्स होते हैं उनके नाम पे ही होता है। सेकंड थर्ड की मेंबर्स कैसे ऐड हो सकते हैं, तो जॉइंट इन द फैमिली में बर्थ में से हो सकता है, अडॉप्शन से हो सकता है, मैरिज से हो सकता है, एंड एनी लीगल मेल डिसेंडेंट्स हो सकते हैं, बाई मेल डिसेंडेंट सॉरी। उसके बाद कोपाशनरी में सिर्फ बर्थ से और सिर्फ अडॉप्शन से, यही दो तरीके हैं जिनसे कोपाशनर्स बनाए जा सकते हैं। उसके बाद फिर एक्सटिंक्शन कैसे खत्म होगा, तो आई विल शेयर दिस
चार्ट आई हैव विथ मी। उसके बाद सेकेंडली, अगर टॉपिक वन में और है कर्ता का पोजीशन एंड पावर। जनरली टॉपिक वन एंड टॉपिक टू थोड़ा सा ओवरलैप करता है क्योंकि कर्ता इसमें आता है एंड। एक्सक्यूज मी, जब हम डिफरेंस बता रहे हैं कोपार्सनरी का, तो जैसे 2005 के बाद तो सक्सेशन अप्लाई होता है ना, हम्म। डॉटर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो हम कोपार्सनरी में फिर उस मतलब जो अमेंडमेंट्स आई हैं उनका मतलब जिक्र बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मतलब कोपार्सनरी को हम मेल के लिए ही मानेंगे। नहीं नहीं, वो मेंशन करना है। जैसे मेरे जो चार्ट है इसमें अपडेटेड है, लाइक मैंने लिख रखा है कि कोपार्शनर्स का पहले लिख देना कि हाँ मेल डिसेंडेंट्स ही होते थे ये वो करके। बट फिर नीचे लिख देना लाइक अगर दूसरे पेन कलर का पेन है या फिर नहीं है तो बॉक्स बना के कि फ्रॉम 2005 अमेंडमेंट एक्ट नाउ डॉटर्स आर आल्सो कंसिडर्ड टू बी अ कोपार्शनर इन द फैमिली। ओके। हाँ। उसके बाद कर्ता का जब देखोगे तुम टॉपिक वन एंड टॉपिक टू में, तो कर्ता का पोजीशन एंड पावर है। तो सेकंड टॉपिक में भी ना एलिनेशन पावर ऑफ कर्ता है बाय सेल मॉर्टगेज गिफ्ट्स एंड विल। तो ये दोनों एक्चुअली ओवरलैप करता है। तो जब टॉपिक वन कवर करोगे तो इसमें आप ये एक साथ ही कर लेना, तो ज्यादा सही रहेगा। आई थिंक थियरी पार्ट एक साथ कवर हो और जाएगा। केसेस कौन से इम्पोर्टेंट है आप ये भी बता देना एक बार, जो मैं बिल्कुल बता पढ़ने के हैं। मैं बता दूंगा एक्चुअली, और लास्ट में मैं भी सब बता दूंगा, प्लीज लिसन। तो कर्ता का पोजीशन एंड पावर हो जाएगा कि हु इज अ कर्ता। सिर्फ मेल डिसेंडेंट हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं कि नहीं, ये भी आप लोग एक बार देख लेना। उसके बाद फिर कर्ता क्या बेटा हो सकता है अगर फादर, मतलब कब से कोई कर्ता सीनियर मेल है, जो मोस्ट सीनियर मेल है वो मिसिंग है काफी टाइम से, तो उसके केस में बेटा हो सकता है या कोई नेक्स्ट मेंबर बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। तो वो कंडीशंस पढ़ लेना एक बारी। उसके बाद फिर डॉटर एज ए को-पार्टनर, ये इंपॉर्टेंट है। जनरली टॉपिक वन एंड टॉपिक टू मिला के 30 मार्क्स का मिनिमम क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो डॉटर्स एज ए को-पार्टनर का एक इधर केस बेस्ड आएगा या फिर थियरी पार्ट से आ सकता है। तो इफ यू हैव द केस मैट प्लीज मार्क कि पहला ए बी एंड डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कि कर्ता का पारण पोजीशन, डॉटर एज ए को-पार्टनर एंड जॉइंट हिंदू फैमिली एंड कोपाशनरीज। एंड ये दोनों देख लेना एक बारी, शायद 2023 में या कोई साल आया है, मिताक्षरा एंड दया भागा। जनरली दया भागा पढ़ाते नहीं है कुछ टीचर्स, बट केसेस में ऐसे सिचुएशन बेस्ड में डाल के दे सकते हैं कि क्या होगा अगर सेम सिचुएशन दया भागा लॉ के अकॉर्डिंग होगा। तो दया भागा लॉ एक्चुअली होता ये है कि मिताक्षरा में होता है कि बाय बर्थ सन को मिलता है राइट एज अ कोपाशन। बट 2005 के बाद ये चेंज हो गया है मिताक्षर लॉ के अंडर भी। बट 2005 के पहले भी दया भागा लॉ में विमेन्स को यानी कि डॉटर्स को मिलता था ये राइट। तो असम, बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, आई थिंक तमिलनाडु, ऐसे ये तीन जगह ये होता था एप्लीकेबल दया भागा लॉ। तो वो थोड़ा सा आप देख लेना। सेकंड टॉपिक एंड फर्स्ट टॉपिक का केसेस आप एक बारी नोट कर लो। केस नंबर वन, टू, फोर एंड एट, ये चार पढ़ने ही पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक टू का एलिनेशन बाय कर्ता एंड एलिनेशन बाय फादर, कि कोई फादर कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें है टॉपिक टू में आप देखोगे तो लास्ट लाइन में जो ऊपर दिया हुआ है, लीगल नेसेसिटी एंड बेनिफिट ऑफ एस्टेट, की कौन कौन से लीगल नेसेसिटीज होते हैं जिसमें एलिनेशन ऑफ एस्टेट कर सकता है कर्ता। अब लीगल नेसेसिटीज में जैसे कि आ जाते हैं, लीगल नेसेसिटी होता है, बेनिफिट ऑफ एस्टेट होता है, और एक तीसरा भी है जिसमें नहीं दिया हुआ है बट इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज होता है कि वो कर्म उनके करने ही हैं। तो एग्जाम्पल्स है इसमें फ्यूनरल, रिलीजियस सेरेमनी, लिटिगेशन कॉस्ट्स हैं, या फिर गवर्नमेंट को टैक्सेस पेंडिंग है तो वो पे करने के लिए। तो ये चार पांच चीज, चार चीजों में से तीन एक दो किसी पे सिचुएशन बेस्ड दे सकता है। टॉपिक टू के केसेस, केस नंबर 9 एंड केस नंबर 11 एंड 12 एक बार देख लेना आप लोग, ये तीन केसेस। टॉपिक थ्री में जनरली जो पूछते हैं कि वो थियरी बेस्ड मोस्टली आएगा कि व्हाट इज पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये हर बार ही आता है, ऑलमोस्ट हर बार आता है। एक तो टॉपिक वन से आएगा जॉइंट हिंदू फैमिली के ऊपर, दूसरा की करता आएगा, और तीसरा ये आएगा व्हाट इज द लाइक पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी।
इसमें अनऑब्स्ट्रक्टेड एंड ऑब्स्ट्रक्टेड जिसने पढ़ा होगा कि राइट बाय, अनऑब्स्ट्रक्टेड होता है राइट बाय बर्थ, कि अगर कोई जन्म ले रहा है तो उसको बाय बर्थ से ही पार्टीशन क्लेम कर सकता है। बट ऑब्स्ट्रक्टेड में ये होता है कि जब तक फादर का डेथ नहीं हो रहा है तब तक आप नहीं क्लेम कर सकते हो, फादर नहीं सॉरी, अंकल या फिर ब्रदर किसी का डेथ हो रहा है, अगर उनके चाइल्ड नहीं है तो क्लास वन एयर के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये क्लेम कर सकता है। तो जब तक वो डेथ नहीं होगा तब तक नहीं क्लेम कर सकते। तो ये दो टाइप की प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है। उसके बाद टॉप इसमें केसेस दोनों 17 एंड 18, 17 एंड 18 दोनों वेरी इंपॉर्टेंट केसेस हैं। एंड पार्टीशन हाउ इफेक्टेड, जो इसका सी है, टॉपिक 3 का सी जो है, कि कैसे इफेक्ट होगा, कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना है नहीं होना है, कर्ता को कम्युनिकेट करना चाहिए कि, और कर्ता जिंदा होना चाहिए तभी होगा। जैसे कि पहले इंटेंट होना चाहिए उसको छोड़ने का, कि हाँ मैं पार्टीशन करवाना चाहता हूँ, तो वो उसका इंटेंट होना चाहिए, इंटेंट उसका किससे इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइक अनइक्विवोकल होना चाहिए, यूनिलैटरल डिसीजन होना चाहिए, किसी और के बहकावे में आके या फिर परसुएशन के अंडर में नहीं होना चाहिए। या एंड डेफिनेट डिक्लेरेशन होनी चाहिए, वो डिक्लेयर कर रहा है कि हाँ मुझे पार्टीशन चाहिए ही चाहिए। एंड तीसरा है कि कर्ता को अपना इंटेंशन जाहिर करना होता है, बताना होता है। अगर कर्ता को नहीं बता रहा है तो वो माना नहीं जाएगा कि इसका इंटेंट था। और कर्ता को जिस दिन वो बता देता है एक बारी, तो उसी दिन से वो इफेक्टिव करवा सकते हैं। उसके बाद फिर केस नंबर 17 18 बता दिया। टॉपिक 4। टॉपिक 4 में ज्यादा कुछ आता नहीं है, मेनली अगर आएगा तो रेयर चांसेस हैं टॉपिक 4 से जो क्वेश्चन आते हैं वो इसमें आते हैं। एक्चुअली जो केस नंबर 21 एंड 22 है, ये दिल्ली लैंड रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इसका थियरी नहीं आएगा, कम चांसेस है। जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एयर्स है, कि इलिजिटिमेसी है, अगर कोई मर्डरर है एंड कोई कन्वर्ट हो गया दूसरे रिलीजन में, तो वो प्रॉपर्टी में पार्टीशन का हक हक खो देते हैं। तो ये तीन सिचुएशंस हैं। तो इलिजिटिमेसी का केस तो 24 है, दैट आई नो। मर्डर का कोई एक केस हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है। तो बट ये तीन ग्राउंड्स हैं जिसपे आप पार्टीशन का हक खो देंगे। बट इसमें केस नंबर 21 एंड 22 जो है, वो सेक्शन 4 क्लॉज 2 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट प्लस दिल्ली लैंड रेगुलेशन एक्ट होता है। ये 2005 अमेंडमेंट के बाद एक्चुअली का है, कि इसमें डॉटर को तो नहीं दिया गया था, बट तो डॉटर को दे दिया गया था। तो और इसमें एक्चुअली क्लैश हो रहा था कि डॉटर्स का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उस पे है। तो ये दोनों केस आप पढ़ लेना, इसी केस के बेस पे आएगा एंड कंफर्म है आएगा। एंड इन दोनों के साथ एक और केस है जो इसमें दिया हुआ नहीं है, बट हमारे टाइम पे हमारी मैम ने, मेरी मैम पढ़ा रही थी तो उन्होंने शेयर किया था पीडीएफ। एक केस आप लोग लिख लो, हर नारायणी देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभिनंदन, प्लीज टाइप इफ इट इज पॉसिबल। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट प्लस दिल्ली लैंड रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड है ये, along with केस नंबर 21 22। ये तीनों केसेस पढ़ लेना। एंड अब टॉपिक 5। Can you repeat the name of the case? हर नारायणी देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट HSA एंड DLRA, दिल्ली लैंड रेगुलेशन एक्ट। टॉपिक 5। टॉपिक 5 से केसेस इंपॉर्टेंट जो हैं वो 26 28, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 एक्चुअली सेक्शन 6 से डील करता है, नोशनल पार्टीशन वगैरह से। इससे आएगा न्यूमेरिकल 20 मार्क्स का, और न्यूमेरिकल पक्का आएगा, ये तय है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि टीचर से एक बारी क्लास में एक लाइक एक क्लास अलॉट करा लो, कि हाँ मैम या सर जो भी हैं, कि हमें न्यूमेरिकल बता दो, 3 4 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा लो, क्योंकि 20 मार्क्स एक बिग डील होता है। और मैथ्स का यही खासियत होता है कि अगर तुम सही कर रहे हो तो 15 मार्क्स से नीचे कहीं नहीं रोक सकते। लाइक न्यूमेरिकल आएगा बट उसके साथ थोड़ा सा थियरी लिखना होगा बस, 1 2 पेज।
मैंने भी सीखा था, मैंने भी ट्राई किया था, मेरा सही था। बट फिर दिक्कत वही हुई कि जरूरी नहीं है कि आपका सही ही हो जाए पेपर में भी, जब यहाँ से करके जाओगे तो। मेरा गलत हो गया था, आरटीआई कॉपी में देखोगे मेरा। मैंने ट्राई किया सॉल्व करने का 2-3 पेजेस में। उसके बाद फिर क्रॉस चेक करने का एक तरीका होता है कि सारा प्रॉपर्टी का जब पार्टीशन कर दोगे तो वो ऐड करके किसको कितना मिला है, ऐड करके 1 आ जाता है। तो मेरा 1 नहीं आ रहा था, तो मैंने सारा क्रॉस कर दिया एंड देन आई अटेम्प्टेड मुस्लिम लॉ का न्यूमेरिकल। तो कोई एक न्यूमेरिकल पक्का करके जाओ ताकि सही हो जाए। मुस्लिम लॉ आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादा इजी है, क्योंकि उसमें क्लियर कट डिवीजन है कि किसको कितना मिलेगा एंड कब मिलेगा। तो टॉपिक 5 में एक न्यूमेरिकल लिख लेना एंड केस नंबर 26 एंड 28। टॉपिक 6, टॉपिक 5 में था, सॉरी। एंड टॉपिक 6 फीमेल इंटेस्टेट, एक क्वेश्चन आएगा, 2 ही केस है, इजी है, पढ़ लेना। टॉपिक 7 नहीं है, टॉपिक 8 नहीं है, टॉपिक 9 भी नहीं है। नाउ टॉपिक 10 होगा। कैन एनीवन कंफर्म कि टॉपिक आप लोग बताया गया होगा, आई होप टॉपिक 7, 8, 9 की नहीं आते हैं। कैन एनीवन कंफर्म प्लीज? हमारे टाइम पे तो नहीं था। कोई श्योर नहीं है क्या? ओके, नो अ, श्योर। अ, हमारे मैम ने बताया था 7 वाले का भी श्योर नहीं है, बाकी तो नहीं बताया मैम। एक बार 7 तो, का मैम ने बताया। हाँ श्योर नहीं तो नहीं आता है जनरली, बट एक बार ही पूछ लेना, हमारे टाइम पे भी नहीं था, 7, 8, 9 नहीं था। मैम ने ये बोला था कि अभी सब्जेक्ट मीटिंग होगी उसके बाद बताएंगे। आई आई होप हो चुका है, क्योंकि हमारा तो हो गया है, क्योंकि हमने बात करी थी टीचर से, तो हमारा हो गया है। एक बार फिर से आप लोग पूछ लेना मंडे को, है ना। बाकी ओके। 7, 8, 9 का नहीं है अभी, एज फार एज आई नो। 10th में आता है, सिया सुन्नीस दोनों का है, बट 95% ऑफ द टाइम सुन्नीस ही पूछा जाता है। और उसमें से भी आएगा एक न्यूमेरिकल। 20 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, मुस्लिम लॉ से जनरली 20 to 30 मार्क्स का आएंगे। तो 20 to 30 मार्क्स में एक तो न्यूमेरिकल रहेगा, जिसका थोड़ा सा थियरी के साथ आएगा। और एक 10 मार्क्स का डॉक्ट्रिन जो आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रद एंड डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल जो आता है, ये दोनों डॉक्ट्रिन्स लिख लेना। डॉक्ट्रिन ऑफ AUL ऑल एंड डॉक्ट्रिन ऑफ रद RADD, कि पार्टीशन होने के बाद ऑल में इंक्रीज होता है कि अगर प्रॉपर्टी बच गया है तो वापस से क्लास 1 में चल जाता है, सारे में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक बार वो देख लेना दोनों डॉक्ट्रिन्स। एंड दूसरा है कि हेरिटेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। हेरिटेबल प्रॉपर्टी वो होती है कि अगर कोई आदमी इंटेस्टेट डेथ हो रहा है उसका, तो सबसे पहले जो जो भी टैक्सेस पे करने हैं, या किसी को पैसे बाकी हैं, तो वो सब जब चुकता करने के बाद, वापस देने के बाद, जो प्रॉपर्टी में से अमाउंट बचेगा, प्रॉपर्टी बचेगा या पैसे बचेंगे, उसमें से जो वही प्रॉपर्टी जो बच गए हैं सारे टैक्सेस एंड ऑल देने के बाद, वो एक्चुअली हेरिटेबल प्रॉपर्टी होती है। उसी में से डिवीजन फिर होता है। तो इसका पार्टीशन में मैं एक PDF शेयर कर दूंगा, शेयर इट इन द ग्रुप। इसमें एक्चुअली लिखा हुआ है कि किसको कितना मिलेगा, बट मैं शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप में। बट स्टिल अगर आप देखोगे तो, कैन यू गाइस जस्ट ओपन माय RTI कॉपी, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। उसमें लिख रखा है कि हस्बैंड का शेयर, मदर, फादर, वाइफ। मैंने उन सब का लिख रखा है इसमें जो जनरली आते हैं क्वेश्चंस में। So where is the RTI copy? इट इज लाइक इन द ग्रुप ओनली, इफ यू इट्स I've जस्ट sent शेयर। it. I've sent it on the chat box. So वो link है Google Drive का and you can access it from there. इंद्रजीत भाई, आप कौन सा क्वेश्चन नंबर बता रहे हो? 7? 7th, हाँ। ओके। उसको 2-3 पेजेस टर्न करो, उसके बाद दिख जाएगा आपको एक छोटा सा टेबल ऐसा बनाया था, जिसमें कि अगर आपको याद करना है तो मैं एक अलग से लिख रखा है मैंने, कि बस शेयर के साथ। तो उसमें है कि हस्बैंड, फादर, वाइफ, मदर, उसके बाद ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, सन्स, डॉटर। और डॉटर का कितना शेयर होता है। सन एक्चुअली इसमें रेसिजुअरी होते हैं। सन का स्टार्टिंग में कोई सच हिस्सा नहीं होता है।
सबको अगर शेयर देने के बाद ही उसका शेयर मिलता है, ठीक है। तो सबसे ये है कि चार लोगों का इक्वल शेयर है, ठीक है। फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर। तो याद करने का एक तरीका है कि ऐसे मैंने लिख रखा था कि जो 1/6 है उनको सेपरेट कर दो, कि एफ ग्रैंडफादर फादर, एफ फादर लाइक एफ एंड ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड डॉटर, इन चारों का 1/6 है। उसके बाद फिर याद कर लो कि इन एब्सेंस ऑफ चाइल्ड और इन प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड में इसका हस्बैंड, मदर एंड वाइफ, इन तीनों का शेयर अलग अलग होता है। तो 1/2, 1/3, 1/4 है, हस्बैंड, मदर, वाइफ। और इन प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड इनका शेयर हाफ हो जाता है, तो 1/2 का 1/4 हो जाएगा, एंड मदर का 1/3 का 1/6 हो जाएगा, एंड वाइफ का 1/4 का 1/8 हो जाएगा। आई विल शेयर दिस वन ऑल्सो, ठीक है। और डॉटर का क्या है कि अगर सन भी है और डॉटर भी है, दोनों है किसी एक आदमी का, तो इन जो सन का हिस्सा होगा वो हमेशा डॉटर से डबल होगा। तो 2:1 का रेशियो होगा सन एंड डॉटर का। और अगर दो डॉटर है तो दोनों डॉटर के मिलाकर 2/3 ही हमेशा होगा, या फिर तीन भी डॉटर होगी तो उनका 2 या 2 से मोर डॉटर होंगे तो 2/3 में इक्वली डिवाइड होगा वो। तो अगर मान लो कि दो, जैसे कि मेरे कॉपी में तुम देखोगे तो एक फादर है, मदर है एंड सन, स्क्वायर में है, वो ब्रैकेट में है, मतलब डेथ हो गया उनका तो उसी का प्रॉपर्टी था। और उसकी वाइफ है एंड उसके तीन बच्चे हैं, एक सन, डॉटर 1 एंड डॉटर 2। तो इसमें डॉटर 2 है। आगे देखो की रेशियो मैंने डिवाइड किया है कि फादर को 1/6 कंफर्म हो गया है, मदर इन प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड है क्योंकि चाइल्ड भी बचा हुआ है इसलिए 1/6 मिल रहा है, वाइफ भी इन प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड है तो 1/8 मिलेगा। अब सन और दो डॉटर है तो दो डॉटर के, दोनों डॉटर को मिलाकर 2/3 मिलेगा एंड सन को दो पार्ट मिलेगा, तो 2:1:1 हो गया। अब डॉटर का हिस्सा निकाल के रेसिडुअरी प्रॉपर्टी निकालना है कि बचा कितना है, तो टोटल को 1 माइनस कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। उसके बाद वो वैल्यू निकाल देंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्स का वैल्यू निकाल के सारे को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर लास्ट में इन्होंने ये भी पूछा था कि ये सब चीजें पे ध्यान देना कि लास्ट में इन्होंने पूछा है कि डिसीज्ड वाज सुनी फीमेल, अगर फीमेल होती तो उनका क्या होता, तो उसके अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर देना होगा आपको। दिस इज इट। तो तीन चार चीजों पे ध्यान, तीन चार चीज ऐसी हैं जो हर बार ही आती है। दो न्यूमेरिकल है, पक्का आएगा। तो वो दोनों अगर श्योर कर लोगे तो तुम्हारे ऐसे 40 मार्क्स ऐसे ही हो गए हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी का, पार्टीशन का एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है, ऑब्स्ट्रक्टेड एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड, तो वो हो गया। एक 50-60 मार्क्स हो गए, एंड 30 मार्क्स टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 से आते हैं, तो 90 मार्क्स का ऐसे कवर हो जाएगा आप लोग को। अब किसी को डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। यू गाइस कैन फील फ्री, आपको कोई भी डाउट्स है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या आप चैट बॉक्स में भी अपने डाउट्स लिख सकते हैं। एंड डेफिनेटली बिकॉज काफ़ी कुछ कवर किया इंद्रजीत भैया ने, पूरा सेक्शन वाइज एंड सब्जेक्ट में पूरा जो सारे सिलेबस में दिए हुए हैं पॉइंट्स, सारे पॉइंटर्स का वो उन्होंने ब्रीफ हमको दिया है। तो ओके, अनमोल इज सेइंग टॉपिक 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स, कैन यू प्लीज रिपीट? तो आप एक बार बता दीजिए भैया। टॉपिक 3 में से केस नंबर 21 एंड 22, और एक जो मैंने केस लिखवाया हर नारायणी देवी, सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 से आता है ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का आता है। और 10 मार्क्स का पूछ सकता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एयर्स के ऊपर, ठीक है। या फिर इन दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, एक्चुअली दोनों इजी ही हैं। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में मतलब ये है कि अगर एक ये है और दूसरा तो डिस्क्वालिफिकेशन का है, तो डिस्क्वालिफिकेशन और मर्डर एंड क्या बताया इलेजिटिमेसी एंड कन्वर्जन, ये तीन टॉपिक्स हैं, लाइक सॉरी, तीन डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरियाज हैं। तो इन मर्डर का सेक्शन 25 है, नोट डाउन कर लो, एंड कन्वर्जन का 26 है, सेक्शन 26 ऑफ HSA। अच्छा, हमें और दो क्वेश्चंस आए हैं भैया विद रिस्पेक्ट टू द न्यूमेरिकल्स। सो हम्म। विपुल ने पूछा है, डू न्यूमेरिकल्स कम अंडर फीमेल इंटरस्टेट? हाँ, ये लोग एक्चुअली देखो कंबाइन करके दे सकते हैं कि अगर
फॉर एग्जांपल मेन क्वेश्चन आपका मेल का रहेगा, लेकिन अगर मान लो कि इन्होंने जो टॉपिक्स को मिक्स करना होगा तो ये दे देंगे कि व्हाट इफ फीमेल होती, तो उसके अकॉर्डिंग भी आ सकता है। बट न्यूमेरिकल मेल इंटरस्टेट पे ही आता है, क्योंकि अभी भी 2000, हाँ ऐसा करके दे सकते हैं कि 2005 के पहले रहेगा तो मेल इंटरस्टेट पे आ जाएगा। तो व्हाट इफ कि 2005 अमेंडमेंट के बाद का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि क्या क्या स्टेटस रहेगा, तो उसमें होगा ये कि डॉटर्स को भी देना पड़ेगा शेयर, तो उसमें शेयर सबका चेंजेस हो जाएगा। एंड विद रिस्पेक्ट टू द सोर्सेज फॉर न्यूमेरिकल्स, तो अनन्या मदान ने पूछा है, शी इज सेइंग दैट शी इज हैविंग डिफिकल्टी इन न्यूमेरिकल्स ऑफ टॉपिक 5, तो वो कहाँ से पढ़े? और रीना ने नीचे लिखा है कि न्यूमेरिकल्स के लिए पूनम प्रधान बुक से कर सकते हैं क्या? सो विद रिस्पेक्ट टू द सोर्सेज। I have not checked the numericals of Poonam Pradhan as such, but if it is there, just solve a couple of problems according, like read the theory part from that कि क्या क्या है उनमें, और उसके बाद try to solve a PYQ, एक दो साल का पहले का उठा के देख लो RTI कॉपीज में से या क्वेश्चन पेपर्स में से, एंड एक दो सॉल्व करके देखो, एंड देन जस्ट ट्राई टू ऐड अप कि एक आता है या नहीं सारा प्रॉपर्टी, एंड ऑल्सो ट्राई टू get it checked from teachers, professors, because like a multiple cross check is required, especially in Hindu law succession वाला जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि मेरे टाइम पे ऑलमोस्ट सब जगह दुक्कीज में, पीवाईक्यूज में, ऑनलाइन में भी इनफैक्ट सारे लेक्चर्स में उन्होंने गलत बता रखा है। एंड पायल has asked from where can we cover the theory part, so a bit about that कि कोई एक्स्ट्रा सोर्स है, कोई बुक है जो रेफर कर बुक सकते हैं सी theory के? लाइक एक मंथ बच चुके हैं, बुक से पढ़, बुक काफी वास्ट होता है, तो अगर थियरी पार्ट कवर करना है थोड़ा एक महीना है तो इतना कम भी नहीं है, बट डुएबल है, तो डुक्की से यू कैन कवर फॉर द थियरी पार्ट, डुक्की इज लाइक गुड ओनली, कवर कर सकते हो। एंड निहाल सिंह ने पूछा है कि द्रविड़ स्कूल और मिताक्षरा एक्सेट्रा सारे स्कूल पढ़ेंगे न्यूमेरिकल के लिए? He's asking. नहीं नहीं, मिताक्षरा इज इनफ फॉर इट। जब थियरी में पूछ, हाँ एक बार होता है कि कभी कभी दया भागा में पूछ देते हैं कि व्हाट इफ दया भागा में होता, तो जैसे कि 2005, जैसे 1995 का दे देंगे आपको क्वेश्चन, उसके बाद पूछ देंगे कि व्हाट इफ दया भागा में होता, तो उसमें आप लिख सकते हो कि दया भागा में, जैसे 2005 का अमेंडमेंट समझ लो, मिताक्षरा स्कूल आफ्टर 2005 अमेंडमेंट इज इक्वल्स टू 2005 के पहले का दया भागा, और इनफैक्ट अभी तक का दया भागा ऑल टाइम इज इक्वल्स टू 2005 के बाद का अमेंडमेंट वाला मिताक्षरा जो है वो सेम है। डॉटर्स को राइट एंड दे दिया है, इनको पार्टनर बना दिया है। भैया अनमोल ने पूछा है, शुड वी स्टिक टू मुस्लिम लॉ न्यूमेरिकल्स इफ दे आर इजियर? यस, आई वुड सजेस्ट इट, बिकॉज आई जस्ट मेड श्योर कि मैं 40 मार्क्स का यहाँ से करके जा रहा था, मैंने किया भी था। आई ट्राइड डूइंग हिंदू लॉ वाला न्यूमेरिकल, बट उस टाइम पे जरूर नहीं होता कि आप जैसा प्रैक्टिस करके जाओ वही ही आ जाए, तो उसमें कुछ कुछ थे जो मैं मेरे को ऐड अप नहीं हुआ, तो फिर आई स्विच टू मुस्लिम लॉ, एंड 15 marks I got in that question. So Muslim law is easier and you can do it easily. I will share one PDF with you. Just wait a second. उसमें सारे हैं। And there are more questions, Bia. So Payal has asked about how should we, present the numerical question. तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को शुरू कैसे किया जाता है, कि क्या कुछ स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन कुछ लिखे एंड फिर कंक्लूजन में कैसे वो करना है, मतलब जो पूरा उसका बॉडी है, अगर आप एक बार बता दो। और मुस्लिम लॉ का जैसे मैंने बनाया है ना, तो वो छोटा एक्चुअली डायग्राम है, बट उसी का बिगर पिक्चर बनता है। अगर हिंदू लॉ का होता है तो लाइक हिंदू सक्सेशन का होता है, तो कि पहले एक ऐसे फादर, पहले ऊपर लिख दो कि हाँ ये सिचुएशन है एंड सन हैज डाइड इंटरस्टेट, या ऐसे करके। उसके बाद फिर इट इज वेरी गुड टू ड्रॉ ए डायग्राम, लाइक कि फादर हैं, मदर हैं, फिर उनके सन है, एंड आई होप आपने क्लास अगर अटेम्प्ट किया, लाइक किया होगा तो पता होगा, इफ नॉट देन जो मर गए हैं, डेथ हो गए हैं जिनका, उन केसेस में, तो उसको एक ब्रैकेट में डाल दिया जाता है, ठीक है, तो वो ब्रैकेट में, तो उससे समझ जाता है कि ये डेथ हो गया इनका, और बाकी सबको ऐसे नॉर्मली फ्लो चार्ट टाइप से बना दो कि फादर है, मदर है, फादर है, मदर है, उसके बाद फिर सन है, सन का वाइफ है तो वाइफ है, फिर उसका डॉटर, सन, सन, ऐसे करके फिर सन सन हो गया, तो वो भी 3-4 डिग्री तक आ सकता है, 4 डिग्री तक तो आ सकता है। एंड एक और क्वेश्चन पूछा है। और एक चीज आई वुड लाइक टू ऐड अप कि 4 डिग्री तक हो सकता है क्वेश्चंस में ट्रिक करने के लिए, तुम्हें 5वें डिग्री का भी दे सकता है कि
पांचवें डिग्री का जो भी दे देगा कि सन 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 करके, तो डू नॉट डू दैट कि पांचवा डिग्री में भी उनको शेयर अलॉट कर रहे हो आप। पांचवा डिग्री का कोई शेयर नहीं होता है, कोपार्शनस का 4 डिग्री तक ही होता है। हम्म। एंड एक और क्वेश्चन है भैया, someone is asked which topics have numerical questions? So टॉपिक 5 एंड टॉपिक 10। okay. And एक और क्वेश्चन है भैया, अनमोल इज आस्किंग, डू यू बिलीव दैट फिलिंग पेजेस works, and what is the proper answer writing structure? Like, should we write more openly and with diagrams or stick to paragraphs in general? इट इज गुड टू मेक डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, इट इज गुड। बट राइटिंग ओपनली कि बड़े बड़े लेटर्स बहुत बड़े कर दिए हैं एकदम ऐसे कि दो लेटर्स के बीच में गैप गैप बना रहे हैं, इट इज नॉट ए गुड आइडिया। आप लोगों ने जितने भी पेपर्स देखे होंगे, कुछ लोगों को हो सकता है दे दिए होंगे, बट मेजोरिटी यही होता है कि मे बी एक सेमेस्टर आ जाए, एक दो पेपर में आ जाए, बट ऐसा आगे नहीं होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में दे गिव सम लीनियंस, बट आगे चल के नहीं होगा, कम कर देंगे। सेकंड सेमेस्टर यू विल गेट टू सी थिंग्स। Okay भैया, and are there any other questions? आप सब लोग, you can feel free, it's not just family law 2, आप मतलब in general law के बारे में भी पूछ सकते हैं, and you know about our course, because भैया as a senior he has spent 2 years in the place that we have spent only one semester. तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं, in general as well, ऑल्सो just free to. ऑल्सो अनमोल, पेजेस फिल करने से बहुत कुछ नहीं ऐसा होता है। 32-33 पेजेस आर इनफ। फर्स्ट सेमेस्टर के मेरे सारे कॉपीज में देखोगे 30, मैक्सिमम मैं जा पाता था 34 तक। कोई एक सब्जेक्ट में गया हूँ मैं शायद। 34-33 काफी है, अगर यू आर राइटिंग प्रॉपरली एंड टू द पॉइंट लिखो, सही हो जाए। Yeah. So I think qualities are बहुत ज़्यादा important है, just not just quantity. And is there any other question? आप सबको कोई भी question हो with respect to the Abhinandan, subject? Yeah, yeah, yeah. I want to ask a question. Yeah, yeah, sure. Is it practical in real life also? These questions, family law, or just theory? Hello, Abhinandan. Yeah. भैया आपको सुनाई दिया था अच्छा नहीं नहीं, नहीं, क्या ही वाज बोला था? आस्किंग, ही वाज एक्चुअली आस्किंग कि जो ये सब हमें पढ़ाया जा रहा है फैमिली लॉ में, तो ये जो थ्योरी है ये प्रैक्टिकल में भी काम आता है जब कोई मतलब, जैसे अगर आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह किया हो तो यू वुड हैव एक्सपीरियंस इन दिस, सो फैमिली कोर्ट्स वगैरह में सब कुछ काम आता है ये। एग्जैक्टली यही तो खासियत है कि फैमिली लॉ का जो हमारा पार्टीशन है इसी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। बाकी सब और चीजों में ये तो आप जो कर यही सकते हो, केस जो बट हम लोग पढ़ रहे हैं, यही हम साइड करते हैं एडवोकेट्स जब अपने क्लाइंट को शेयर दिलाना होता है। हाँ बिल्कुल। लाइक देखो, हर केस अपने आप में एक अलग है। ठीक है। हर अब अगर एक ही रहता तो फिर इंडिया में इतने सारे जमीन के मतलब सिविल मैटर पेंडिंग नहीं होते। अगर जाओगे तो हर घर में एक एक दो दो के ऐसे पेंडिंग केसेस हैं, वो मोस्टली जमीन से, प्रॉपर्टी से, यही सबसे रिलेटेड हैं। तो हर केस के अलग मसले हैं अपना। तो दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स कि हर फैमिली का अलग इशू होता है, इसलिए फैमिली लॉ है, फैमिली इज कॉम्प्लेक्स। या एनी अदर ओके। क्वेश्चन? I wanted to ask if it's compulsory to attend any question from Muslim law, or it's based on our discretion to attempt any question. No, I think you have to attend a question from Muslim law. You will have to attend one. Yes. So it's probably We'll like just part I will 2. just check the RTA copy. Just wait a second. In the RTA copy it should be mentioned here. Hmm. नहीं, it's not important. You can attempt any 5. Any other question? किसी और को कुछ पूछना है with respect to the subject या But with respect the to? thing is कि you just confirm with your teacher, अगर प्रोफेसर, अगर टॉपिक 8 एंड 9 नहीं है, ठीक है, if they are not in your syllabus, तो बच जाता है टॉपिक 10। एंड वन टॉपिक विल गिव यू 30 मार्क्स, 30 मार्क्स का आता ही है, जिसमें से आप 20 मार्क्स का एक आता ही है, एक 10 मार्क्स का आता है। तो इट वुड बी स्मार्टर कि वो एक टॉपिक करके आप 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स श्योर कर लो।
And yeah, Ananya is asking, can you please take a class to explain numericals, both Hindu and Muslim? So maybe. See, I also Muslim law I can do. Hindu law is complex and it takes time. मुझे भी practice करना होगा and it would be better. Plus कि एक बार आप प्रोफेसर्स को ही बोलो तो ज़्यादा सही रहेगा. ऑल्सो आई हैव माई एग्जाम्स टू. मुझे भी पढ़ने हैं तो I won't be able to. Plus I will be taking might be taking session on another subject. So उसके लिए प्रिपरेशन करना थोड़ा, क्योंकि एक साल हो जाता है, काफी कुछ भूल भी जाते हैं तो करना होता है, So तो we इट will टेक्स टाइम सर. we'll आई विल try. बट आई विल सी लाइक सॉल्व्ड है मेरे पास, तो आई कैन शेयर दैट थिंग एंड क्विकली आई कैन रिकॉर्ड अ वीडियो और समथिंग एंड शेयर इट इन द ग्रुप इटसेल्फ. इफ इट इज पॉसिबल आई विल डू दैट. आई थिंक वैसे कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके we can share या and we can learn that. Anyone else? कोई और क्वेश्चन किसी को, किसी भी चीज को लेके, with respect to the subject or law in general, जो हम अभी कुछ भी co-curricular and all anything. Yeah, I think. Oh, Yeah. I'll just ask one this. Yes, yes, Uh, yes. is it like the co-curricular is important, or should we just focus on internship so that we have some skill at the end of the at the end of our course? ओके एंड लेट्स सपोज कि you won't be attending these classes or you don't pay heed on these theory parts and you just start going to internship. Do you No, no, think no. you will be I'm not saying I'm not saying about skipping the classes. I'm just like the co-curricular activities that keep on ah happening okay, okay, okay. in the college. Yeah, a lot of things that are happening in the college are not useful and you don't need to like indulge in those things and waste your time. Uh, I I was not at all active in the first semester and second semester too, I think. I was just active in the third semester for some legal aid works and a couple of more. So I did it that time, and now again I am inactive in those things. You just do what will improve your career. If you wanted to have a career in these extracurricular activities thing, or like sports or something, these things, then you could have opted another profession, right? You can do moots, you can do research work, you can do internship, something Yeah, like that. that's what I was asking about, not the Yeah, other exactly. profession. I'm not talking about dancing or sports, but I'm asking like these things, how important is moot court society and all that in real life? Because at the end of the day, you just have to speak, right? And that you can do Right. once you understand the theory. See, like you have to speak, you have to be a good speaker in that for to be a good advocate or to be a judge or to be in a legal field, right? So you have to be a good speaker, and for that you have to have an analytical mind, and for that you can do research or participate in debate and discussion things. ठीक है, तो do participate in those things. Don't just be a volunteer in that thing कि हाँ वॉलंटियर बन जाता हूँ, सर्टिफिकेट मिलेगा, ये करूँगा. ठीक है, तो पार्टिसिपेट इन दोज थिंग्स जो हेल्प करता है, जो तुम्हें जैसे कि अब कोई डिबेट एंड डिस्कशन है तो उसमें इट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी. ठीक है. And how beneficial is making networks in faculty of law? Is it It is beneficial? very it yes it is very important. बाकी Okay. आप लोग सब सीख जाओगे टाइम के साथ ही. इट इज इम्पोर्टेंट. And Via, there's another question. Abhinandan, Yeah, yeah, yeah. one more question Yes, last. yes, yes, Bhavnesh. Uh, Yeah. Yes. सपोज अगर हम प्रोफेसर से अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं, अच्छा एक मतलब वी आर कंफर्टेबल टू टॉक विद प्रोफेसर्स, क्या हेल्प कर सकते हैं इंटर्नशिप्स या कुछ आगे कैरियर में, या बस वो एकेडमिक वर्क ही करते हैं? सी एक्चुअली इंटर्नशिप के लिए तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा. एक्चुअली बहुत सारे इंटर्नशिप है, बस तुम्हें है कि एक्सेस होना चाहिए. ऑनलाइन अगर जाके सर्च करोगे तो बहुत सारे हैं. जुडिशियल इंटर्नशिप्स हैं, एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं. अगर तुम्हारे ये पहला हो सकता है मुश्किल हो तुम्हें पहला और दूसरा इंटर्नशिप के लिए, बट बहुत सारे ऐसे इंटर्नशिप करवाते रहते हैं. फॉर एग्जांपल इलेक्शन के टाइम पे इंटर्नशिप होते हैं, फिर एबीवीपी करवाती है. सेकंड थर्डली इन सबको भी छोड़ दो तुम.
सबसे पहले यू कैन जस्ट गो सर्च ऑन गूगल एंड देयर आर हेल लॉट ऑफ ओपन एप्लीकेशंस फॉर दिस इंटर्नशिप। आप अप्लाई करो रैंडमली, बस एक अच्छा सीवी बनाओ, उसके बाद अप्लाई करो। 15-20 जगह अप्लाई कर दो, तुम्हें पक्का मिल जाएंगे। एंड इनफैक्ट इंडिविजुअली भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे कैंपसेस में, कॉलेज में, क्लासेस में मिलेंगे, जो कि जिनके फादर एडवोकेट्स हैं और कोई फर्म चला रहे हैं, कोई किसी के फादर जज हैं, तो यू कैन गेट इंटर्नशिप थ्रू देम ऑल्सो। इफ नॉट, इंडिविजुअली स्टूडेंट्स भी पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है, फर्म का पोस्ट आते रहता है, ज्वाइन लिंक्डइन उधर भी आते रहते हैं। लिंक्डइन प्रोफेसर्स में हेल्प भी नहीं करते? प्रोफेसर से मैंने तो आज तक नहीं देखा, बट हाँ अगर कर सकते हैं, अगर उनका कॉन्टेक्ट रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। बट तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें उस चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत है कि हाँ प्रोफेसर से इसलिए अच्छा रिलेशन बनाओ कि वो तुम्हें एकेडमिकली हेल्प करें। बट अगर जरूरत पड़े तो वो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। एंड हम लोग ने वैसे रिलेटेड टू दैट एक सेशन भी करा है इससे पहले इन द फर्स्ट सेमेस्टर ऑन लिंक्डइन, कैसे हम लोग अच्छा बना सके स्क्रैच से, एंड एक अच्छा सीवी कैसे बना सकते हैं। आई थिंक दैट इज ऑल्सो समथिंग जो काफी हेल्पफुल होगा, बिकॉज लिंक्डइन में जैसे भैया ने बताया बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, मतलब मैं खुद अपना लिंक्डइन खोलता हूँ तो इतने सारे आते हैं कि सम चेंबर इज हायरिंग पीपल इंटर्न्स एंड और सम कॉर्पोरेट फर्म जो हायर कर रहा है। तो इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सीवी एंड अच्छा लिंक्डइन आपका होता है तो बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेंगे। सो डेफिनेटली डू वॉच दैट सेशन, हमने वो ग्रुप में इसमें डाला हुआ है जो चैट बॉक्स है उसमें। एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन भैया युवराज से सब्जेक्ट के रिलेटेड, जितने केसेस आपने बताए हैं उनके अलावा भी केसेस करें या हम स्किप कर रहे हैं उनके अलावा जो केसेस हैं? नहीं, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट केसेस बताए हैं जिनको करना ही करना है। इनके अलावा भी आप टॉपिक वाइज, जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं मैंने जो बताए हैं, टॉपिक 6 में फीमेल इंटरेस्टेड में 2 ही केस हैं, तो वो 2 केसेस इनफ। सेकेंडली मैंने एक बताया कि सेक्शन 4 एंड सब क्लॉज 2 का हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड दिल्ली लैंड रेगुलेशन एक्ट को कंबाइन करके जो आता है, तो उस पर मैंने 3 केसेस बताए हैं, तो वो इज इनफ। इनफैक्ट 3 केस भी नहीं, 2 केस बिल्कुल, मतलब 3 केस मैंने इसलिए बताया कि फैक्ट बेस्ड आ सकता है इनके और सिचुएशन पे, तो वो काफी है। इनके अलावा जैसे मेनली जो केसेस तुम्हारे हैं ना, टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 में बहुत सारे केसेस हैं, 2 टॉपिक में 8-8 16 केसेस हैं, तो इन दोनों का और भी जो केसेस हैं वो देख लेना एक एक बारी, जो इंपॉर्टेंट है एक बारी टीचर से भी मार्क करवा लेना। जो मैंने बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो कर ही लेना बिल्कुल। लाइक ये लास्ट मैंने बताया कि हाँ बिल्कुल नहीं ही पढ़ा है और टाइम ही नहीं मिला, कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस आ गई हैं, तो उस चीज़ों के लिए मैंने बताया कि हाँ इतना कर लेना, तो इट विल गेट यू, अच्छे से लिखोगे तो इट विल गेट यू अबाउट 60 फॉर श्योर। एंड भैया देयर इज अनदर क्वेश्चन जो मुझे व्हाट्सएप पे भेजा किसी ने, पूछ रहे हैं कि शिया एंड सुनी लॉ में केस लॉज नहीं है क्या? नहीं, केस लॉस नहीं ऑलराइट, तो ये था एक क्वेश्चन व्हाट्सएप पे। एनीवन एल्स, कोई और क्वेश्चंस आप सबको है, कैन फील फ्री एंड आस्क है। केस लॉस ना इमीडिएटली। टॉपिक 8 में है, बस एक बार पूछ लेना कि टॉपिक, जैसे मैंने बोला है कि 7 8 9 का एक बार पूछ लेना आप लोग अपने प्रोफेसर से। आ रहा है या ठीक है, नहीं आ रहा, हाँ। वो हाँ वो भैया चीज अगर एक केस कंफर्म। लॉस नहीं है तो क्वेश्चन भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो केस बेस ही आते हैं ना। न्यूमेरिकल आएंगे ना, प्रॉपर्टी डिवीजन से। ओके। एंड मेनी अदर क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन है अबाउट सब्जेक्ट या इन जनरल, जैसे भवनेश ने पूछा था कि आई थिंक नो क्वेश्चंस। आई होप ओके। आई होप क्लियर हुआ होगा ये पूरा सब्जेक्ट लोगों को। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मतलब अच्छा लगता है कि व्हेन यू सी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग एंड ज्वाइनिंग। मैं खुद एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ तो मुझे इतना ज्यादा सीखने को मिल रहा है। हम सबको बड़ा क्लैरिटी नहीं होता है इन सब सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच किया जाए, एंड देयर इज दिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो हम देखते हैं कि इंटरनेट वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे इतने सारे वीडियोस है, किससे क्या करें। सो आई थिंक द बेस्ट गाइडेंस जो कोई प्रोवाइड कर सकता है तो वो हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड सीनियर्स हैं, जिन्होंने सेम कॉलेज सेम फैकल्टी में पढ़ा है एंड सेम पेपर्स को दे के अच्छे नंबर लाए हैं। तो उसी के लिए ये पूरा एग्जाम प्रेप वर्कशॉप सीरीज जो है हम कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इंद्रजीत भैया कि ही टुक आउट हिज टाइम ऑन अ संडे एंड केम हियर टू गाइड अस। सो थैंक यू सो मच भैया। आपने वाकई में काफी डिटेल में सब कुछ कवर किया। यू वेंट टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, एंड ऑल्सो एंटरटेन्ड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस जो Q&A हुआ था, जो लोग ने क्वेश्चंस पूछे। तो थैंक यू सो मच।
एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज। अभी तो ये सेकंड सेशन है इस पूरे वर्कशॉप में। अभी हमारे पास 3 और सब्जेक्ट्स बचे हैं, 5 सब्जेक्ट्स है टोटल, तो 2 हो गए हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड जो ये अपना फैमिली लॉ 2, इसके बाद BNSS, प्रॉपर्टी लॉ एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये तीनों बचेंगे। एंड डेफिनेटली इन द कमिंग वीक्स हम लोग ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं जो ये कवर कर लेंगे। बाकी प्लीज stay connected to the group and you are free to add anyone you want. This is not limited to just law faculty और ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है इन सेशंस को, ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। एंड वहाँ पे हम शेयर करेंगे सारा जो मटेरियल है, RTI कॉपीज है। एंड इफ यू हैव मिस्ड एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो, डोंट वरी, सब रिकॉर्ड हो चुका है, तो ये डेफिनेटली अभी यूट्यूब पे अपलोड होगा एंड वील शेयर द लिंक देयर ऑन द ग्रुप एज वेल, तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो अटेंड नहीं कर पाए आज, हमें हमसे जुड़ नहीं पाए। तो थैंक यू सो मच एंड have a very good evening. Thank you, Bhaiya, for joining. Looking forward Thank for you. more Thank you, sessions. everyone. Thank you, guys. Take care.